नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 18 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उसके बैकग्राउंड को समझेंगे और इससे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। मतलब ये दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून। सही आंसर इसका क्या है कि ये प्रत्येक 17 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको बता दें कि पहले मरुस्थलीकरण होता क्या है ना, पहले ये समझना ज़रूरी है कि मरुस्थलीकरण होता क्या है, राइट, ताकि आप समझ पाएँ कि ये मरुस्थलीकरण होता क्या है। मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं तो वनस्पतियाँ हैं, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा वातावरण रहेगा, मतलब जीवन की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, अगर हम क्या करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी औद्योगिकीकरण करते हैं, कृषि कार्य के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं। क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं। जब पेड़ को हम लोग काट देते हैं तो उस एरिया में क्या होती है, वर्षा की कमी होने लगती है। वर्षा की कमी होने के कारण, देखो प्राइमरी कॉज क्या है, पहला कारण क्या है मरुस्थलीकरण का, सबसे बड़ा कारण क्या है मरुस्थलीकरण का, सीधे सीधे क्या है, वर्षा में कमी, एक पहला कारण है। अगर लगातार वर्षा में कमी हो जाए तो क्या होगा, रेनफॉल कम होगा तो वनस्पतियों का डेवलपमेंट कम होगा, और जब वनस्पतियां कम होगी तो वही मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल क्या है, मरा हुआ स्थल। मरुस्थल का मतलब क्या आता है, मरा हुआ स्थल। मरा स्थल क्या हो गया, मरा स्थल तब होता है जब वहाँ पर वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों की कमी होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर पेड़ वर्षा की कमी होगी तो इट विल कॉज टू लीस्ट डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन, यानी वर्षा में कमी के कारण वनस्पतियों का विकास कम होगा। वनस्पतियों विकास कम होगा तो वो मरुस्थल में बढ़ता चला जाएगा। तो चाहे वनस्पतियों की कमी हो या वर्षा में कमी हो, दोनों कारण अंत में जो है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो पूरी दुनिया में ये एक समस्या के रूप में देखी जा रही है। समझ में आ रहा है, ये एक समस्या है। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि इसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया में कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब एक और चीज़ है, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जब भी कोई ग्लोबल डे मनाया जाता है, कोई भी ग्लोबल डे मनाया जाता है, ठीक, तो उसके पीछे कोई ना कोई संस्था जिम्मेदार होती है, किसी न किसी संस्था के मार्गदर्शन में वो मनाया जाता है। तो ये किस संस्था के मार्गदर्शन में बनाया जाता है, तो बच्चा वो संस्था है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इसका हिंदी में नाम है अभिसमय। अभिसमय का मतलब होता है, या कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नियम जो बना दिए जाते हैं पूरी दुनिया में, जो लागू होते हैं, उसे हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन इन दोज कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस ड्राउट एंड डेजर्टिफिकेशन, मतलब ऐसे देश जहाँ पर सूखे की बहुत ज़्यादा समस्या है या मरुस्थलीकरण जहाँ पे बढ़ रहा है, उनको जो है कैसे उस समस्या से दूर किया जाए, इसको लेकर क्या करती है, ये काम करती है। ठीक, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, अफ्रीका में ये मरुस्थलीकरण की समस्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ये काम करते हैं। अब एक और प्रश्न जो बनता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका गठन कब हुआ था, तो बच्चा 1994 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था। ये कन्वेंशन यानी ये अभिसमय, ये नियम साइन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन जर्मनी में। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। और इसका जो ये लागू कब हुआ है, 1994 से। समझ में आया, 1994 से ये लागू है, क्लियर है। और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, मतलब जो नियम तैयार किया गया था 17 जून का, और लागू हुआ 14 अक्टूबर को। इसलिए 17 जून को हर साल हम क्या मनाते हैं, वही जो अभी हमने दिवस देखा है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री
भारतीय प्रधान यानी मोदी जी ने वीवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया। किसका? वीवाटेक, ये एक ग्लोबल जो है टेक्नोलॉजी को लेकर एक समिट का आयोजन किया गया था। उसका चीफ गेस्ट कौन थे? प्रधानमंत्री जी थे। उसका आयोजन किस महाद्वीप से संबंधित, किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीवाटेक किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है? तो ये यूरोप से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरोप। अब इसके न्यूज़ को देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट कि पीएम मोदी टू एड्रेस, यहाँ पे लिखा है टू एड्रेस यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप टेक इवेंट। वीवाटेक के अतिथि होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इन्होंने कल जो है इस बैठक को संबोधित किया। ये यूरोप की, ध्यान दीजिए, यूरोप की बिगेस्ट स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब जब भी नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं या न्यू आइडियाज़ और न्यू इनोवेशन के साथ कुछ नया गतिविधि, आर्थिक गतिविधि चालू होती है तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। समझ में आया? स्टार्टअप का मतलब होता है कि नए आइडियाज़ को लेकर नए बिजनेस जो सेटअप किए जाते हैं उसे स्टार्टअप कहा जाता है। समझ में आया? तो इसको बढ़ावा देने के लिए यूरोप में एक आयोजन होता है जिसका नाम है वीवाटेक, और इस वीवाटेक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। क्लियर है? किस लिए? उनका ये कहना था कि भारत में भी स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, इसीलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है आह्वान किया पूरे विश्व कम्युनिटी से कि भारत में निवेश करें। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई है के द्वारा सरकार को सरप्लस फंड ट्रांसफर के मामले में भारत की विश्व में रैंकिंग क्या है? ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, जो भी कंट्री होती है उसके बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक सेंट्रल बैंक होती है। क्या होती है? सेंट्रल बैंक। जैसे भारत में क्या है? आरबीआई है। भारत में क्या है? आरबीआई। उसका काम क्या है? उसका काम है कि देश के अंदर जो बैंकिंग गतिविधि है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना का मतलब होता है नियमों में उसको बांधना। समझ में आ रहा है? नियम बनाना। तो ये सारा काम कौन करती है? आरबीआई करती है। भारत में ऐसे हर देश में करती है। तो उसी आरबीआई के द्वारा अभी भारत सरकार को 99,000 लगभग करोड़ जो है दिए गए भारत सरकार को सरप्लस। तो ऐसा सरप्लस देने के मामले में भारत सरकार की रैंकिंग क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सही आंसर इसका क्या है? सेकंड। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले सरप्लस फंड होता क्या समझिए। देखिए, जो आरबीआई है या किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है, बहुत सारी और भी गतिविधि करती है। जैसे उसके पास जो पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है। किसका पैसा है? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का पैसा है। तो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है या शेयर में इन्वेस्ट करती है, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करती है। कौन? आरबीआई। और जब शेयर में इन्वेस्ट किया, इसमें इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी से प्रॉफिट हुआ, शेयर से प्रॉफिट है, या और भी जहाँ कहीं भी निवेश किया आरबीआई ने, वहाँ से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई के पास ये प्रॉफिट पड़ा रहता है। भारत सरकार को जब ज़रूरत होती है तो आरबीआई क्या करती है? वो फंड किसको ट्रांसफ़र करती है? भारत सरकार को। जब ये प्रॉफिट शेयर किया जाता है भारत सरकार के साथ, उसी को क्या कहा जाता है? सरप्लस ट्रांसफ़र। क्या? सरप्लस फंड ट्रांसफ़र। सरप्लस का मतलब होता है कि जो पूरा बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस जैसे कि खर्च करने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसे सरप्लस कहा जाता है। क्लियर है? तो सारा पैसा जो आरबीआई का होता है वो भारत सरकार को जब ट्रांसफ़र करती है उसे सरप्लस फंड ट्रांसफ़र करती है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में हर एक देशों में ये परंपरा प्रचलित है। क्लियर है? हर एक देश में। तो पूरे दुनिया में अलग अलग समय पर ये फंड ट्रांसफ़र होते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है कि कोविड-19 का संकट चल रहा है पूरी दुनिया में लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है। तो पैसे की समस्या है सरकारों के पास, इसीलिए भारत सरकार ने आरबीआई से आग्रह किया कि उसको सरप्लस फंड ट्रांसफ़र करे। तो आरबीआई ने 99,000 करोड़ लगभग ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो अमाउंट था काफ़ी बड़ा अमाउंट है। पूरी दुनिया में उस अमाउंट के ट्रांसफ़र के मामले में यह सेकंड रैंक पे आती है। पहले रैंक पे कौन है? टर्की है। अब इस न्यूज़ को समझते हैं। इंडिया रैंक सेकंड इन शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र, टॉप टर्की। टर्की में ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ था। कितना ट्रांसफ़र हुआ था? जो भी हुआ था, समझ में, उससे भारत सेकंड स्थान पर है। अब समझ में आ गया? तो पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो आरबीआई ने 99,122 करोड़ सरप्लस गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर 21 यानी कि अभी जो चल रहा है उस पर ट्रांसफ़र किया था। ये 73% हायर दैन, अच्छा, पिछली बार 2020 में 57,000 करोड़ लगभग ट्रांसफ़र किया था, तो इस बार 99,000 करोड़ ट्रांसफ़र किया है।
तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये राशि भी पूछी जा सकती है, समझ में आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में भारत सरकार को आरबीआई ने कितने अमाउंट का सरप्लस ट्रांसफर किया था, तो 99,122 करोड़। और ये पूरी दुनिया में कौन से रैंक पे आता है इस अमाउंट के मामले में? सेकेंड रैंक पे आता है। आरबीआई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आरबीआई एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा आरबीआई जो है, यानी कि ये जो आरबीआई, इसका गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब समझ, राष्ट्रीयकरण, क्योंकि पहले ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करते थे, तो भारत सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में कब लिया? 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इतना ज़्यादा पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। चौथा और पांचवा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों को देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया में कौन कौन से देश ज़्यादा शांत हैं, कहाँ पर शांति ज़्यादा है। तो जहाँ पर ज़्यादा शांति है उसकी रैंकिंग अच्छी होती है, जहाँ पर कम शांति है वहाँ पर उसकी रैंकिंग खराब होती है। तो इसको देखा जाता है, उसके बहुत सारे फैक्टर है, टेररिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर है, अलग अलग चीज़ें हैं। सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हैं कहाँ पर पीस की क्या स्थिति है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 133 है, 35 है, 37 है, 39 है, कितनी है? तो 135वें रैंक पे। समझिए, सोचिए, यानी हम विश्व के सबसे शांत मुल्कों में 135वें स्थान पे आते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि भारत अशांत मुल्कों में से है। हम पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, श्रीलंका से भी पीछे हैं। अच्छा, इसमें नंबर 1 कौन है? ये अगला क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक शांत देश कौन सा है, मतलब मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन है? तो इसका नाम है आइसलैंड। याद रखिए, आइस माने ठंडा, ठंडा जो होगा उस जाहिर सी बात है, जो कूल होगा, शांत होगा, वही ठंडा होगा। समझ में आया? तो इसे याद रखिएगा। तो आइसलैंड सबसे ठंडा देश, सबसे जो है शांति प्रिय देश है। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ को। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर है कि 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है। कौन जारी करता है, ये भी एग्जाम में पूछा था। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये सिडनी पर एक इंस्टीट्यूट है, वो जारी करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये जारी करता है। ये पूरी दुनिया में कितने देशों को रैंकिंग तैयार करता है? 163 देश में। तो 63 देशों के अगर रिपोर्ट में देखा जाए तो आइसलैंड ने टॉप किया है, और ये 2008 से लगातार टॉप कर रहा है। समझिए, 2008 से लगातार टॉप कर रहा है। सेकंड पे न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, पोर्चुगल है, स्लोवेनिया है, ये सब ज़्यादातर यूरोपीय कंट्री है। अफगानिस्तान सबसे अशांत मुल्क है, और उसका कारण है कि वहाँ पर तालिबानियों का नेटवर्क है, और वहाँ पर टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपसे पूछा जाए कि वर्स्ट पीसफुल कंट्री, यानी कि सबसे अशांत मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान। सबसे शांत मुल्क कौन सा है? आइसलैंड। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग यहाँ पर है, देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग है 135। देखो, पिछले साल जो है हमारी रैंकिंग थोड़ी सी और ख़राब थी, हम 137वें पोजीशन पे थे, तो हमने 2 स्थान की छलांग लगाई है। ठीक। ग्लोबल सिनेरियो का हमने देख लिया, ठीक है, और ये पूरा देख लिया। भूटान और नेपाल देखो सबसे ज़्यादा पीसफुल हैं। अगर हमारे साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा शांत कौन है? नेपाल और भूटान है, जबकि दोनों गरीब मुल्क हैं। ज़रा सोचिए, गरीब होने के बाद भी शांत है। ठीक है। बांग्लादेश 91 पोजीशन पे है। बांग्लादेश इस समय आपको बता दें साउथ एशिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है बांग्लादेश। ठीक है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अपने यहाँ कट्टरपंथी जो हैं, इस्लामिक कट्टरपंथियों पर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और भारत में कट्टरपंथ बढ़ रहा है। दोनों जगह, दोनों तरीके से बढ़ रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथ भी बढ़ रहा है भारत में, और हिंदू कट्टरपंथी भी बढ़ रहा है। इसमें कहने में कोई गुरुजी नहीं है, क्योंकि कट्टरता बढ़ रही है। और आजकल फेसबुक पर आप देखते हो, गर्व के साथ लिखते हैं कि कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम। तो ठीक है, कट्टरता निभाते रहिए और देश को अशांत बनाते रहिए। देश तभी तरक्की करेगा जब लोग एक दूसरे की प्रगति के बारे में सोचेंगे, सबकी प्रगति के बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो उनके पॉलिटिकल कारण है, वो अलग बात है। तो बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, श्रीलंका भी ठीक ठाक स्थान पे है, और पाकिस्तान 150वें स्थान पर है। इसलिए कि हमारा मुकाबला हमेशा पाकिस्तान से करते हैं। आजकल के जो नेता है, जो मौजूदा सरकार है, उनके जो
नेता है, उनके फेवरेट कंट्री है ये पाकिस्तान। जब भी देखें हम तो पाकिस्तान से बेहतर है, तो पाकिस्तान तो पहले से ही नरक में है, हम उनसे क्यों तुलना करें? हम भूटान से और नेपाल से क्यों तुलना नहीं कर सकते, या बांग्लादेश से तुलना क्यों नहीं कर सकते? वो सब पॉलिटिकल बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर रैंकिंग को ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सर्वाधिक शांत आइसलैंड, सर्वाधिक शांत कौन सा है? आइसलैंड है। सबसे अशांत कौन सा? अफगानिस्तान है। और भारत की 135वीं और बांग्लादेश की 91, ठीक है। तो ये हो गया। और आइसलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइसलैंड एक यूरोप की कंट्री है, ठीक है। ये यूरोप का मैप है, और यूरोप में सबसे ऊपर देख रहे हैं ये है आइसलैंड, ठीक है। अच्छा, नाम आइसलैंड है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, नहीं, ठीक ठाक है, रहने लायक कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। आइसलैंड ये है। इसकी राजधानी वगैरह नहीं पूछा जाएगा, छोटा सा देश है, बस इतना याद रखना है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट, समझ में आ रहा है, लकड़ी का सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा हुई है। यह किस देश से छोड़ा जाएगा? किस देश से लॉन्च होगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फ्रांस? सही आंसर क्या है? ये न्यूजीलैंड में छोड़ा जाएगा, 2021 के अंत में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट का मतलब समझते हो कि सैटेलाइट जैसी स्ट्रक्चर होता है, वो पृथ्वी से जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है। उसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, अलग अलग जरिए में होता है, ठीक है। किसी दिन सैटेलाइट के बारे में अच्छे से पढ़ा देंगे, जब कोई किसी दिन न्यूज़ कम होगी तो उस दिन समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप समझा देते, इसके न्यूज़ में देख लेते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। लेकिन ध्यान दीजिए, न्यूजीलैंड में लॉन्च होगा, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं लॉन्च करेगा। इसको कौन लॉन्च करेगी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, समझ में आया? अब ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे भारत का इसरो है, क्या है? इसरो, भारत की ये स्पेस एजेंसी है। अमेरिका का क्या है? नासा है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ऐसे पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की स्पेस एजेंसी कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1975 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, बस इतना याद रखिए, पेरिस फ्रांस में है। इसका काम क्या है? यूरोप के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना। अब यहाँ न्यूजीलैंड के लिए भी ये सैटेलाइट लॉन्च कर रही, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आज 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होपफुली समझ में आया होगा। जहाँ कहीं डाउट हुआ हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर को थोड़ा सा प्रमोट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, लेकिन प्रमोट करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप लोग देखोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अच्छे से और बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगा, जिसे आप लिंक में ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।